नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है जीव विज्ञान में जीवाणु, विषाणु, कवक पढ़ेंगे। बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जीवाणु से संबंधित है। इसका देखते हैं कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे के जड़ के साथ संयोजन करते हैं। तो पूछ रहा है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जो जीवाणु होते हैं वे किस पौधे के जड़ के साथ संयोजन करते हैं। तो वह जो है दाल होती हैं, दालों के साथ संयोजन करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु दाल के पौधों के जड़ों के साथ संयोजन कर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इस जीवाणु को राइजोबियम एग्जेटोबैक्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में कथन एवं कारण है। तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन कारण में कौन सा सही है। तो कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। तो ये सही है, हाँ, कुछ जीवाणु जो है अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। और इन जीवाणुओं से में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो जो कि गलत है। जो हरित लवक है यह पेड़ पौधों में पाया जाता है, न कि जीवाणुओं में पाया जाता है। तो दोस्तों, जीवाणु परपोषी प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। ये प्रायः एक कोशिकी होते हैं और इनको सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने देखा था। तो ये जो है इसका कारण आर गलत है, कथन ए सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए सही किंतु आर गलत है। तो जीवाणु परपोषी प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। ये प्रायः एक कोशिकी होते हैं। इनका आकार 0.02 से 2 क्रेन होता है। इनको सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने देखा था। तो जो जीवाणु हैं इनको सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने देखा था और एहरेन वर्ग ने इन्हें जीवाणु नाम दिया था। तो इनका जो नाम जीवाणु हुआ एहरेन वर्ग ने दिया था। इनकी कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। इसमें म्यूकोपेप्टाइड, एलेनिन तथा डाई अमीनो पिमेलिक अम्ल भी पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति के चारों ओर इस्माहत की परत पाई जाती है। तो सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो पूछ रहा है कि सूक्ष्म जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं इनको देखा जा सकता है। तो इनको जो है कंपाउंड दूरबीन या खुर्दबीन द्वारा देखा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा वस्तुओं के आकार को कई गुना बढ़ाकर देखा जा सकता है। चूंकि कंपाउंड खुर्दबीन किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना बढ़ा करके दिखाता है, इसलिए इसका प्रयोग सूक्ष्म जीवाणु के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पूछ रहा है कि सूक्ष्म जीवाणु या जो बैक्टीरिया है उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ये जीवित या मृत सीमा रेखा, तो जीवाणु जो होते हैं ये जीवित या मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, जो कि गलत है। ये जीवित होते हैं, ये जीवित होते हैं, न कि जीवित या मृत सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी गलत है। ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होती हैं, ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो जीवाणु सूक्ष्म जीव है। इनका शरीर एक कोशिकी होता है। इनकी वृद्धि कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है। यही कारण है कि 1 घंटे में एक जीवाणु से करोड़ों जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। अमोनिया नाइट्रेट बनाने का कार्य जीवाणु करते हैं। पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन इन्हीं जीवाणुओं के माध्यम से ग्रहण करते हैं। जीवाणु को मोनेरा जगत में रखा गया है। तो जो जीवाणु हैं इनको मोनेरा जगत में रखा गया है। इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश, जो सूर्य के प्रकाश का अदृश्य भाग होता है, से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो इसके द्वारा जो सूर्य के प्रकाश के बिना जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो कुछ बैक्टीरिया जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, सूर्य प्रकाश के अदृश्य अंश से जहां प्रकाश न्यूनतम पहुंच पाता है वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है। तो पूछ रहा है कि जो भोजन का विषाक्त होता है जिसको बाटुलिज्म कहते हैं, यह किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है। तो यह जो है क्लोस्ट्रीडियम से होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्लोस्ट्रीडियम। भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म क्लोस्ट्रीडियम नामक स्पीसीज के संदूषण से होता है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो नील हरित शैवाल है या जैव उर्वरक है सुमेलित है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण ये भी सुमेलित है। बायो 902 सरसों का सोमा क्लोन ये भी सुमेलित है। जबकि एजेटोबैक्टर जैव कीटनाशी है, यही सुमेलित नहीं है। एजेटोबैक्टर जैव कीटनाशी नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी होगा।
एजेटोबैक्टर जीवाणु है। शैवाल तथा कवक वातावरण से नाइट्रोजन लेकर उसे उर्वरक के रूप में बदल देते हैं और ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं। ये सभी एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री फसलों पर पाए जाते हैं। स्पष्ट है कि एजेटोबैक्टर कीटनाशी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्मजीव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सूक्ष्मजीव है जो उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, तो वह जो है साइनोबैक्टीरिया होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है जिसका उपयोग जैविक खाद की तरह होता है। साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण फसलों को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। यह जैविक खाद रासायनिक उर्वरक का सस्ता एवं सुलभ विकल्प होता है जो मिट्टी की गुणवत्ता एवं उर्वरता बनाए रखता है। प्राचीन काल में दही जमाने की बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है? तो जो प्राचीन काल में दही जमाने की बायोटेक्नोलॉजी प्रक्रिया होती है उसमें किसकी आवश्यकता होती है? तो उसमें जो है जीवाणु की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। कम से कम 4500 वर्ष पूर्व संवर्धित दूध को के उत्पाद को खाद्य के रूप में उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। सबसे प्रारंभिक दही योगर्ट संभवतया जंगली जीवाणु लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस है, डेल ब्रुए की उप प्रजाति बुल्गेरिकस के द्वारा किण्वन से बनाई जाती है। जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पूछ रहा है कि जो जीवाणु भोजी है उनके संबंध में कौन सा कथन सही है। जीवाणु भोजी जो है उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। तो ये सही है, जो जीवाणु भोजी मतलब जो जीवाणुओं को खाते हैं वह विषाणु होते हैं और ये जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। तो ये सही है, जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी से प्रयुक्त होते हैं। ये भी सही है। तो कथन 1 एवं 2 दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कथन 1 एवं 2 दोनों सही है। तो बैक्टीरिया फेज या जीवाणु भोजी ऐसे विषाणु होते हैं जो केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं और उन्हें संक्रमित करते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है और ये आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार प्रश्न का कथन दोनों सत्य है। विषाणु वायरस, तो इसमें वायरस का क्वेश्चन दिया गया है। वायरसों विषाणु के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो विषाणु जो होते हैं वे कोई भोजन नहीं लेते हैं, तो ये सत्य है। विषाणु जो है केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। हाँ, विषाणु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, तो ये भी सही है। ये माप में बड़े होते हैं, जो कि गलत है। विषाणु माप में छोटे होते हैं। वे और विभक्त नहीं हो पाते होते हैं। तो हाँ, ये और विभक्त नहीं हो पाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी भी सही है। तो केवल ऑप्शन सी गलत है कि ये माप में बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा। तो वायरस विषाणु प्रोटीन कोट से ढका हुआ न्यूक्लिक एसिड का एक अणु है जो संक्रमण फैलाने में सक्षम है। ये परपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं। इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन करते हैं। इन्हें निर्जीव पदार्थ की भांति बोतल में भरकर कई वर्षों तक रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो लाइकेन है, यह वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो लाइकेन कवक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का उदाहरण है। लाइकेन एक प्रकार के मिश्र जीव है जो कवक व शैवाल के साहचर्य से बनते हैं। ये वृक्षों की पत्तियों, छत्र, भूतल, चट्टान और शिलाओं पर उगते हैं। ये प्रदूषण के पैरोमीटर हैं। उदाहरण स्वरूप जिस क्षेत्र में लाइकेन की संख्या बहुत तेजी से कम होती है, यह इस बात का सूचक है कि वहां जैव विविधता को सबसे ज्यादा खतरा है। जहां लाइकेन अच्छे कर लेते हैं वहां का वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो पूछ रहा है कि एथेनॉल का जो व्यावसायिक उत्पादन होता है उसमें कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो उसमें जो है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी प्रयोग में लाया जाता है। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो एथेनॉल जिसको C2H5OH सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव है, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। तो जो एथेनॉल है इसको स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः स्टार्च, शर्करा युक्त पदार्थ जैसे जौ, चावल, सेब, अंगूर तथा गन्ने के रस के किण्वन द्वारा किया जाता है। इसके व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसीज सेरेविसी नामक खमीर
उपयोग में लाया जाता है। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी का उपयोग बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने में होता है। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है, तो एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल होता है वह सैक्रोमाइसीज होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो किण्वन की क्रिया में शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन होता है। अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के औद्योगिक उत्पादन में प्रायः खमीर अथवा सैक्रोमाइसीज जाति के ईस्ट का प्रयोग होता है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, तो जो रसेदार सब्जी होती है उसमें प्रयोग होने वाला मशरूम होता है तो वह कवक होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो रसेदार सब्जी के रूप में प्रयोग होने वाला मशरूम कवक होता है। एगेरिकस छत्रक गुच्छी का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। इसकी खेती को सरकार काफी बढ़ावा दे रही है। कवक का एस्परजिलस एवं पेनिसिलियम जातियां पनीर उद्योग में काम आती हैं। डबल रोटी एवं अल्कोहल उद्योग में भी कवक का प्रयोग किया जाता है। एक सूक्ष्मजीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं, तो उसे ईस्ट कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो ईस्ट एक कोशिकीय मृतोपजीवी कवक है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसका पता सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। इसका उपयोग मुख्यतः अल्कोहल, बियर, शराब तथा डबल रोटी बनाने में किया जाता है। लुई पास्चर ने ईस्ट के किण्वन संबंधी गुण का पता लगाया था। जीवाणु बैक्टीरिया का सबसे पहले पता हॉलैंड के एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। इन्होंने 1676 में अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में जीवाणुओं को देखा तथा इन्हें सूक्ष्मजीव कहा। इसी कारण ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। बाद में एरेनबर्ग ने 1828 में सर्वप्रथम इन्हें जीवाणु नाम दिया। लुई पास्चर ने किण्वन पर कार्य के आधार पर जर्म सिद्धांत को प्रतिपादित किया। रॉबर्ट कोच ने 1881 में सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया तथा कॉलेरा व क्षय रोग के जीवाणुओं को अलग किया, जिसके लिए उन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये एक कोशिकी हरित रहित तथा सूक्ष्मजीव होते हैं। खमीर एक उदाहरण है, तो पूछ रहा है कि जो खमीर है वह एक उदाहरण है, तो खमीर एक उदाहरण है कवक का, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो कवक हरित लवक रहित संकेंद्रीय संवाहक उतक रहित थैलोफाइटा है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। पर्णहरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अतः ये विविध पोषी होते हैं। खमीर कवक का एक अच्छा उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, तो इसमें जो है नोस्टॉक ए स्थिरीकरण करने वाला जीव है एनाबीना तथा एजेटोबैक्टर। तो नोस्टॉक, एनाबीना, एजेटोबैक्टर यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, जबकि माइकोराइजा ए स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो नोस्ट्राक, एनाबीना, एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, जबकि माइकोराइजा किसी कवक तथा वाहिक पादपों की जड़ों के बीच परस्पर सहजीवी संबंध को कहते हैं। इस प्रकार के सहजीवी संबंध में कवक पौधों की जड़ों पर आश्रित होते हैं। विविध इसमें मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है मिसलेनियस क्वेश्चन दिया गया है जो मिसलेनियस टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसमें सुमेलित करना है, तो अम्ल वर्षा जो है, तो अम्ल वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड से होती है, तो इसका ए का जो है 3 होगा। जबकि प्रकाश रासायनिक धुंध, जो प्रकाश रासायनिक धुंध होते हैं ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो इसका जो है प्रकाश रासायनिक धुंध का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, तो इसका जो बी का 4 होगा। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, तो हीमोग्लोबिन के साथ जो संयोजन होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, तो हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब सी का 2 होगा। जबकि ओजोन परत का क्षरण, तो जो ओजोन परत का क्षरण होता है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, तो इसका जो है डी का जो है 1 होगा। तो इसका जो है 3 4 2 1, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो सुमेलन अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक धुंध, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन परत का क्षरण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेशम की प्रकृति, रेशम का रासायनिक प्रकृति है, तो जो रेशम का रासायनिक प्रकृति है वो प्रोटीन है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। लाख है, तो लाख जो है
लाख रेजिन है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। लाख या लाह संस्कृत के लाक्षा शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। लाख वास्तव में एक कीड़ा है जिसका स्राव उत्पाद को लाख कहते हैं। लाख का ज्ञान प्रागैतिहासिक समय से ही है। इसका वर्णन अर्थवेद में किया गया। लाख का उपयोग रंगाई में भी किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनाज मानव निर्मित है? जो ट्रिटिकेल है यही मानव निर्मित अनाज है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। वैज्ञानिकों द्वारा इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं ट्रिटिकम तथा राई सीकेल को परस्पर संकरण कराकर तैयार किया गया। इस संस्करण में गेहूं के मादा तथा राई के नर भाग का परागकण उपयोग किया जाता है। गेहूं एवं राई की भांति यह भी ग्रेमिनी कुल का पौधा। इसे मूलतः स्वीडन तथा स्कॉटलैंड में उत्पन्न किया गया था। तो जो 2,4-D है, तो पूछ रहा है कि 2,4-D क्या है? तो 2,4-D जो है एक खरपतवारनाशी है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो जो 2,4-D एक खरपतवारनाशी है, एक अपतृणनाशी पौधे के पत्तों, तने अथवा जड़ों के संपर्क में लाए जाते हैं। ब्यूटाफ्लोर भी एक खरपतवारनाशी है। तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैव अपघटन हेतु सर्वाधिक समय लेता है? तो वह जो है हड्डी है। हड्डी जैव अपघटन हेतु सर्वाधिक समय लेता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जैव अपघटन से आशय किसी पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल घटकों में तोड़ना है। कार्बनिक यौगिक आमतौर पर अकार्बनिक पदार्थों की तुलना में तेजी से टूट जाते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में हड्डी के जैव अपघटन में सर्वाधिक समय लगेगा, क्योंकि हड्डी खनिजों, कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना एक जटिल संरचना है, जबकि अन्य सभी केवल कार्बनिक पदार्थों से बनी संरचनाएं हैं, इसलिए जैव अपघटन तीव्र होगा। तो निम्नलिखित में कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन है जो जल को जीवाणु से मुक्त कर देता है? तो वह जो है ओजोन है, क्लोरीन डाइऑक्साइड है, क्लोरामीन है। तो उपयुक्त सभी है, तो ये तीनों है। तो ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरामीन नामक तीनों तत्वों का प्रयोग जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में रेनिन एक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो पनीर में जो है रेनिन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। रेनिन एक एंजाइम है जो पनीर उद्योग में प्रयोग किया जाता है। यह एंजाइम बछड़ों और भेड़ों के बच्चों जैसे युवा पशुओं के पेट से उत्पन्न किया जाता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो जो समुद्री वातावरण में जो मुख्य प्राथमिक उत्पादक होता है वह क्या होता है? वह फाइटो प्लैंक्टन्स है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटो प्लैंक्टन्स है। इन्हें माइक्रोलॉज भी कहा जाता है। अधिकतर फाइटोप्लैंक्टन समुद्र की ऊपरी सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को नाइट्रेट, फास्फेट तथा सल्फर जैसे अकार्बनिक पोषकों की आवश्यकता होती है, जिसे ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देते हैं। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कच्चे फल को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। कच्चे फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन भी फलों को पकाने में किया जाता है। तो पहला जो पतला रेशम है कौन बनाता है? तो पतला रेशम मकड़ी बनाती है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। पतला रेशम मकड़ी के जाले से प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कुछ मकड़ियां इनको भोजन के रूप में भी प्रयोग करती हैं। इसको स्पाइडर सिल्क भी कहा जाता है। टसर कीट से टसर रेशम तथा शहतूत कीट से रेशम प्राप्त होता है। साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिसमें उत्पन्न किया जाता है। तो पूछ रहा है कि जो साइटोट्रॉन है इसमें क्या उत्पन्न किया जाता है? तो जो साइटोट्रॉन है ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस पैदा करने वाली साइटोट्रॉन चिकित्सा विधि से लंग कैंसर को बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। तो इसमें सुमेलित करना हरित पादप, पशु परजीवी, पादप परजीवी, कवक एवं फंजाई। तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन मतलब कि क्या सुमेलित है। तो इसमें जो हरित पादप है यह उत्पादक है, तो ए का 4 होगा। पशु परजीवी जो है द्वितीयक उपभोक्ता है, तो बी का 3 होगा। पादप परजीवी जो पादप परजीवी होते हैं यह जो है
प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं क्योंकि ये पेड़ पौधों को खाते हैं, तो इसका सी का 2 होगा। कवक फंजाई, जो कवक फंजाई होते हैं ये अपघटक होते हैं, तो डी का 1 होगा। तो 4 3 2 1, तो इसमें जो है 4 3 2 1, इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो जो हरित पादप है ये उत्पादक है, पशु परजीवी द्वितीयक उपभोक्ता है, पादप परजीवी प्राथमिक उपभोक्ता तथा फंजाई अपघटक है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यूएन द्वारा वर्ष 1974 में प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में 5 जून को मनाए गए पर्यावरण दिवस का मेजबान एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो पूछ रहा है कि सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो जो है यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो हाँ, जो सुपोषण है यह जल निकाय के पोषक तत्व की संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, तो इसका 2 है, ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, तो 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो सुपोषण के संदर्भ में उपयुक्त दोनों कथन, अर्थात यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है तथा यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर सकता है। इस क्रिया को सुपोषण कहते हैं। पोषक तत्वों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों को अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसे जल तंत्र के जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी होती है। दांत कर्बूरित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में रहती है। तो जो पेयजल है उसमें प्रचुर मात्रा में फ्लोराइड रहते हैं, तो दांत कर्बूरित हो जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो जब पेयजल में अत्यधिक मात्रा में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो दांत एवं हड्डियां खराब होने लगती है। भारत में फ्लोराइड की अधिकतम मान्य मात्रा 1.2 mg/लीटर है। पर्वतारोही की नकसीर फूटने का सामान्य कारण होता है। तो जो पर्वतारोही की जो नाक का जो सिर है वो फूटने का सामान्य कारण होता है वायुमंडलीय दाब का घट जाना, था इसका ऑप्शन डी सही है। तो पर्वतारोही द्वारा ऊंचाई पर चढ़ने पर पर्वतों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः मानव शरीर पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जिससे धमनियां फट जाती हैं, जिसके कारण नकसीर फटने लगता है। तो इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो बायोगैस है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, डीडीटी, निकोटीन निकोटीन है। तो इसमें जो है सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित है। तो जो है बायोगैस, जो बायोगैस संयंत्रों द्वारा गांव में प्रकाश एवं भोजन पकाने वाली गैस की व्यवस्था होती है। तो जो बायोगैस होता है इसमें जो है संयंत्रों द्वारा गांव में जो है प्रकाश एवं भोजन पकाने वाली गैस की व्यवस्था की जाती है। तो बायोगैस जो है यह कीटनाशी नहीं है, यह जो है मीथेन गैस है जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यह हृदय विकार से संबंधित है, तो इसका 2 सही है। डीडीटी, डीडीटी गोबर नहीं है, डीडीटी एक जो है खाद होता है। निकोटीन तंबाकू है, तो 4 सही है। निकोटीन एक तंबाकू होता है, तो इसका 2 एवं 4 सही है। 2 एवं 4, तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो बायोगैस संयंत्रों द्वारा गांवों में प्रकाश एवं भोजन पकाने वाली गैस की व्यवस्था होती है, इससे मीथेन गैस निकलती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से हृदय विकार का पता लगाया जाता है। डीडीटी एक कीटनाशक है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो भारत में जो पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण जो है डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सर्जन डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया था। विश्व में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन में डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, तो जो एमनियोसेंटेसिस है यह भ्रूण के लिंग का पता लगाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो गर्भवती महिलाओं में प्रसव पूर्व किए जाने वाले एमनियोसेंटेसिस जांच परीक्षण द्वारा डाउन सिंड्रोम व गुणसूत्र विषमता आदि की जांच की जाती है। यह भ्रूण के लिंग को भी बताता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, तो जो हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण होते हैं उनका आकार जो है 5 माइक्रोन से कम होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा।
हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 4 से 5 माइक्रोन या 5 माइक्रोन से कम होता है, जो कि श्वास लेते समय सीधे तौर पर फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो स्वजीवी हैं ये उत्पादक होते हैं, परजीवी उपभोक्ता होते हैं, मृतोपजीवी जो है विपंधक होते हैं, मतलब ये कम होते हैं, जबकि तृणभक्षी जो है गौण उपभोक्ता होते हैं। तो ये गलत है, जो डी है यही सुमेलित नहीं है। तो परजीवी अपना भोजन जीवित जंतु या पादप कोशिकाओं से प्राप्त करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, क्लाइस्ट्रीडियम आदि इसी प्रकार के जीवाणु हैं। स्वजीवी या परपोषी अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं, जैसे हरे पौधे। मृतोपजीवी अपना आहार मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वास्तव में ये अपघटक का कार्य करते हैं। कवक बैक्टीरिया जैसे बैसिलस, म्यूकर, ईस्ट आदि इसी प्रकार के जीव हैं। तृणभक्षी या गौण उपभोक्ता या मांसाहारी न होकर प्राथमिक उपभोक्ता हैं। यह केवल शाकाहारी होते हैं, जैसे खरगोश। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। तो एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम जो है ग्रीन प्लेनेट है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ग्रीन प्लेनेट पृथ्वी का जीवधारी के रूप में वैज्ञानिक नाम है। तो शहतूत साल बनाई जाती है। तो जो शहतूत साल है वह बनाई जाती है, वह चीरू के बालों से बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो जो शहतूत साल या शहतूत साल चीरू के बालों से बनाई जाती है, या चीरू तिब्बत और लद्दाख में पाए जाते हैं। शहतूत को ऊन का राजा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक शहतूत साल को बनाने में 4-5 चीरू को मारा जाता है। इस कारण प्रतिवर्ष लगभग 20,000 चीरू शहतूत कारोबार में मर जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है कूट दिए गए हैं, इसमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें पूछ रहा है कि सभी पक्षी उड़ते हैं, जो कि गलत है। सभी पक्षी उड़ते नहीं है, जैसे सभी पक्षी उड़ते नहीं है, जैसे कीवी, पेंगुइन आदि ऐसे पक्षी हैं जो उड़ते नहीं है। जो कीवी है, पेंगुइन है आदि पक्षी उड़ते नहीं, तो एक गलत है। रेशम, शहद तथा लाख सभी रेशम, शहद तथा लाख सभी कीट उत्पाद है। तो ये सही है। हाँ, रेशम, शहद एवं लाख सभी कीट उत्पाद है, ये सही है। सभी सर्प विषैले होते हैं, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है कि सभी सर्प ही विषैले होते हैं। पानी वाला सर्प विषैला नहीं होता। सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं, तो ये भी गलत है। सभी जीवाणु हानिकारक नहीं होते हैं। तो लैक्टोबैसिलस एक जो प्रोकैरियोटिक जो लैक्टोबैसिलस है, यह जो है हानिकारक नहीं होते, जबकि सभी विषाणु रोगजनक होते हैं। तो ये भी गलत है। सभी विषाणु रोगजनक नहीं होते। तो इसका कथन केवल 2 सही है। तो इसमें जो है कथन इसका ऑप्शन बी केवल 2 सही है। तो रेशम, शहद तथा लाख सभी कीट उत्पाद होते हैं। सभी पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं, जैसे कीवी, पेंगुइन आदि। और न ही सभी जीवाणु रोग जनक होते हैं, जैसे प्रोबायोटिक, लैक्टोबैसिलस। सर्प की कुछ ही प्रजातियां विषैली होती हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन एक तकनीकी है जिसमें उपयोग किया जाता है। तो पूछ रहा है कि जो क्रायो प्रिजर्वेशन है इसमें क्या उपयोग किया जाता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में जो है द्रव नाइट्रोजन को 196 डिग्री सेल्सियस पे प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जो क्रायो प्रिजर्वेशन एक तकनीक है जिसमें जो है द्रव नाइट्रोजन का 196 डिग्री सेल्सियस पर उपयोग किया जाता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जीन बैंक तथा एनिमल ट्रांसलोकेशन प्रजातियों के उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण की एक्स सीट प्रविधि है। क्रायो प्रिजर्वेशन के तहत प्रजातियों के बायोटिक माप को तरल नाइट्रोजन में बहुत कम तापमान -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है, जबकि इन सीटू प्रविधि के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य तथा जैव मंडल रिजर्व आदि को शामिल किया जाता है। माइकोराइजा, जो माइकोराइजा एक सहजीवी प्रबंधन है। तो माइकोराइजा सहजीवी प्रबंधन है कवक एवं पौधों के मध्य। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो माइकोराइजा कवक और पौधों के जड़ों के बीच एक संबंध है। यह संबंध लगभग 95% पौधों में पाया जाता है। माइकोराइजा मिट्टी से पौधों के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन और छोटे पोषक तत्व को ग्रहण करने में मदद करता है और फसलों की पैदावार बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाता है। तो मानव त्वचा में उपस्थित ताप सूचक संवेदी होते हैं। तो यह जो है 780 nm द्रव्यमान के लिए होते हैं।
तो मानव त्वचा का रंग व्यक्तियों के बीच काफी भिन्न होता है, जो सूर्य के संपर्क और उम्र पर निर्भर करता है। इसलिए दृश्यमान तरंगदैर्घ्य 380 से 780 में मानव त्वचा के परावर्तन स्पेक्ट्रम का एक उचित विश्लेषण महत्वपूर्ण समसूचक जानकारी प्रकट कर सकता है। त्वचा बाह्य रोगाणुओं और पराबैंगनी किरणों से रक्षा प्रदान करती है। घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? तो इस सी होगा, जो धूल बरूती होता है यह दमा पीड़ितों को परेशान करता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। घरेलू धूल में धूल कणों के साथ बरूथी नामक कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो दमा पीड़ितों को परेशान करते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। लेजर बीम का उपयोग होता है, तो पूछ रहा है कि लेजर बीम का उपयोग किसमें होता है? तो लेजर बीम का उपयोग आंखों की चिकित्सा में होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। संवेदनशील आंखों की शल्य चिकित्सा में लेजर बीम का सर्वाधिक उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग गुर्दे की पथरी, कैंसर, ट्यूमर तथा मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा में भी किया जाता है। कैंसर की चिकित्सा में रेडान से सेकाई की जाती है एवं कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें जो है बीटा ऑक्सीकरण उपाचय, तो जो बीटा ऑक्सीकरण उपाचय है यह इंसुलिन है, तो ए का 2 होगा। वसीय अम्ल ऑक्सीकरण, जो वसीय अम्ल ऑक्सीकरण है यह जो है बी का 1 होगा। किरेटिन, जो किरेटिन है यह बाल में पाया जाता है, तो इसका जो है सी का जो है 4 होगा। एवं हिपेरिन, हिपेरिन मानव रक्त में पाया जाता है जो प्रतिस्कंदी होता है, तो डी का 3 होगा। तो 2 1 4 3, तो इसमें जो है 2 1 4 3, इसका ऑप्शन डी सही होगा। 2 1 4 3। तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट अंश के पाचन के पश्चात ग्लूकोज का निर्माण होता है। इंसुलिन ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। बीटा ऑक्सीकरण एक अपचयी प्रक्रिया है जिसके द्वारा फैटी एसिड टूटकर एसिटाइल सह एंजाइम का निर्माण करते हैं। किरेटिन एक प्रोटीन है जो उपकला कोशिकाओं की तनाव या किसी क्षति से रक्षा करता है। बाल इसी से बनते हैं। हिपेरिन रक्त में पाए जाने वाला प्रतिस्कंदी पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? उसमें जो है सुमेलित युग्म पहचान करना है, तो जो है जेंटामाइसिन, जो जेंटामाइसिन है यह एंटीबायोटिक्स है, तो ये सुमेलित है। एक्रीफ्लेविन, जो एक्रीफ्लेविन है यह प्रतिरोधी है, ये भी सुमेलित है। सल्फोनल, जो सल्फोनल है वह निश्चेतक है, ये भी सुमेलित है। फिनेसिटिन, जो फिनेसिटिन है तो वह प्रतिरोधी नहीं है, वह जो है एंटीपायरेटिक्स है, जो तो ये प्रतिरोधी नहीं है, यह एंटीपायरेटिक्स है, तो केवल 4 सुमेलित नहीं है, तो 1 2 3 सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन जो है बी होगा, 1 2 3 सुमेलित है। इसमें जो है विच और वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो जो रेयान है, एस्पार्टेम है, ऑक्सीटोसिन है एवं नियोप्रीन है, तो जो रेयान है, रेयान एक रूपांतरित सेल्यूलोज है, तो ये जो है रेयान सुमेलित नहीं है। जबकि एस्पार्टेम, एस्पार्टेम एक संश्लेषित मधुरक है, तो बी वाला सुमेलित है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स है, सी भी सही सुमेलित है। जबकि नियोप्रीन, नियोप्रीन एक विशिष्ट रबड़ है, ए भी सुमेलित है, तो केवल ए वाला सुमेलित नहीं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, तो जो मकड़ी होते हैं उनके द्वारा उत्पादित रेशम को क्या बोला जाता है? तो उनके द्वारा उत्पादित रेशम को जो है गोसामर रेशम कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोसामर रेशम कहलाता है। मकड़ियां तरह तरह के रेशमी तंतुओं के उत्पादन में दक्ष होती हैं। इन रेशमी तंतुओं का उपयोग मकड़ियां केवल शिकार फंसाने के लिए ही नहीं बल्कि अपने बिलों के द्वार को ढकने में भी करती हैं। ये अर्जुन, साल, जामुन, बेर आदि वृक्षों में पर पाए जाते हैं। मूंगा रेशम मूंगा कीटों द्वारा उत्पादित किया जाता है। भारत मूंगा रेशम के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। अहिंसा रेशम उत्पादन की एक आधुनिक विधि है जिसमें कीटों को बिना मारे ही रेशम प्राप्त किया जाता है। यह झारखंड में काफी लोकप्रिय होता है। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
तो इसमें जो है वैज्ञानिक है एवं उनका कार्यक्षेत्र दिया गया। तो कौन सा वैज्ञानिक कौन किस कार्यक्षेत्र में, तो जो बीरबल साहनी है, बीरबल साहनी जो है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, तो ए का जो है 3 होगा। केसी मेहता, जो केसी मेहता है ये पादप रोग विज्ञान से संबंधित है, तो केसी मेहता जो है पादप रोग विज्ञान से संबंधित है, तो प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित है, तो बी का 4 होगा। एवं पी माहेश्वरी, जो पी माहेश्वरी है यह जो है भ्रूण विज्ञान से संबंधित है, तो सी का जो है 2 होगा। तथा एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है, तो डी का जो है 1 होगा। तो 3 4 2 1, तो इसका ऑप्शन 3 4 2 1, इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो बीरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान संबंधित है, केसी मेहता पादप रोग विज्ञान संबंधित है, पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान संबंधित है, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। तो शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि यह जो है श्वसन दर का ह्रास करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो शीत प्रकोष्ठ में फलों तथा अन्य खाद्य पदार्थों के श्वसन दर में कमी हो जाने के कारण इनका अधिक समय तक भंडारण संभव हो पाता है। तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में कौन एक मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है, तो जो लखनऊ है यह मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है, तो इसमें जो है सही सुमेलित देखना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। तो जो है ऑक्सीजन युक्त प्रकाश पोषी जीव, उच्च पौधे एवं सूक्ष्म जीव, तो जो प्रकाश संश्लेषक जीव केवल प्रकाश में ही श्वसन करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्तियों में होता है, यह क्लोरोप्लास्ट नामक विशेष कोशिका संरचनाओं के भीतर होता है। तो इसमें जो है केवल बी ही सही है सुमेलिता, जो प्रकाश संश्लेषक जीव होते हैं यह केवल प्रकाश में ही श्वसन करते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्रकाश संश्लेषक जीव केवल प्रकाश में ही श्वसन करते हैं, प्रकाश संश्लेषक मुख्य रूप से पत्तियों में होता है, यह क्लोरोप्लास्ट नामक विशेष कोशिका संरचनाओं के भीतर होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करता है और स्टोमेटा नामक छोटे छिद्र की सहायता से पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवेश के लिए और ऑक्सीजन के निकलने के लिए मार्ग का काम करता है। निम्नलिखित में कौन सा गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है, तो जो नायलॉन है यह गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है। तो जो गैर सेल्यूलोसी रेशे है यह नायलॉन ओलेफिन एक्रालिक पॉलीएस्टर, जबकि सेल्यूलोसी रेशे कपास लिनन हेम्प रेमी सीसल जाट एवं रेयान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया, तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसके द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया, तो इसको अल्फा नाम दिया गया, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो यूनाइटेड किंगडम को के कोरोना वायरस का नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अल्फा नाम दिया गया। गायों और भैंसों में दुग्ध ज्वर रोग होने का कारण है, तो वह जो है कैल्शियम की कमी होती है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। गायों और भैंसों में दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे मीठी शर्करा है, तो इसमें जो है फ्रैक्टोस यह सबसे मीठी शर्करा। फ्रैक्टोस शर्करा एक मोनोसैकराइड शर्करा है जो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। इसे फल शर्करा भी कहते हैं, इसे ही साधारण चीनी भी कहते हैं। फ्रैक्टोस को गन्ना, चुकंदर और मकई से प्राप्त किया जाता है। इक्षु शर्करा को अंग्रेजी में केन शुगर या टेबल शुगर भी कहते हैं, इसे प्राकृतिक पौधों से प्राप्त किया जाता है। ग्लूकोज या द्राक्ष शर्करा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है तथा यह सजीवों की कोशिकाओं सेल्स के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। यह काजू, अंगूर, चुकंदर की जड़ों, ईख के तनों आदि में पाया जाता है। माल्टोज भी एक प्रकार का शर्करा है, यह गन्ने, चुकंदर सहित कई प्रकार के अनाजों में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वानस्पतिक कीटनाशक है, तो जो रोटेनॉन है यह वानस्पतिक कीटनाशक है। तो कीटनाशक रासायनिक या जैविक पदार्थों का ऐसा मिश्रण होता है जो कीड़े मकोड़ों से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने, उन्हें मारने या उनसे बचाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि के क्षेत्र में पेड़ पौधों को बचाने के लिए बहुतायत मात्रा में किया जाता है। कीटनाशक कीट की क्षति को रोकने, नष्ट करने, दूर भगाने तथा कम करने वाला पदार्थ अथवा पदार्थों का मिश्रण होता है। वनस्पतिक कीटनाशक का उदाहरण रोटेनॉन है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पानी की गुणवत्ता मानकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? तो यह 5 भागों में वर्गीकृत किया। सितंबर 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पानी की गुणवत्ता मानकों को 5 भागों में वर्गीकृत किया, जो है ए, बी, सी, डी और ई के रूप में। तो विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के संस्थापक है, तो जो विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के संस्थापक अनिल अग्रवाल है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के संस्थापक अनिल अग्रवाल थे। यह केंद्र एक सक्रिय गैर सरकारी संगठन है जो विभिन्न पर्यावरण के मुद्दों का समर्थन करता है। अनिल अग्रवाल को 1986 में पद्मश्री तथा 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो निम्नलिखित में कौन सी फसल डायमंड बैक है, डायमंड बैक मोथ द्वारा प्रभावित होती है? तो डायमंड बैक मोथ द्वारा प्रभावित बंद गोभी होती है, इसका मुंह बंद होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो डायमंड बैक मोथ डीबीएम नामक कीट गोभी या पत्ता गोभी, बंद गोभी की को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। यह पूरे विश्व में पाया जाता है। फसल को बचाने हेतु यदि कीटनाशक का उपयोग न किया जाए तो यह 60 से 80% फसलों को बर्बाद कर देता है। हींग प्राप्त की जाती है, तो हींग जो है तने के स्राव एवं जो है जड़ों के निष्कर्षण से होता है, तो ए और बी दोनों सही होगा। हींग एक प्रकार का सूखा रेसिन है जो कि पौधों के तने एवं जड़ों से प्राप्त किया जाता है। कच्चे हींग का स्वाद लहसुन जैसा होता है। हींग में ट्रांसफेरुलिक अम्ल पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए हींग का प्रयोग औषधि के रूप में भी होता है। नोट, निम्नांकित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो ऑक्सीटोसिन है यह हार्मोन से सुमेलित है। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, ये भी सुमेलित है। नियोप्रिन विशिष्ट रबड़ है, ये भी सुमेलित है। जबकि रेयान जो है इस रूपांतरित स्टार्च है, ये सुमेलित नहीं है। तो रेयान सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे हैं, न कि इस रूपांतरित स्टार्च है। रेयान रासायनिक दृष्टि से सूत के समान होता है। रेयान का उपयोग कपड़ा बनाने, कालीन बनाने, चिकित्सा क्षेत्र में जाली बनाने आदि में किया जाता है। तो निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना, मतलब इनकी स्थापना कब हुई थी? जो जितने भारतीय मौसम मुख्यालय हैं इनकी स्थापना कब हुई थी? तो ये टफ क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं। तो जो है कोलकाता की जो है 1875 में हुआ था। शिमला में भारतीय मौसम मुख्यालय 1905 में खोला गया था। पुणे में 1928 में, नई दिल्ली में 1944 में खोला गया था। तो शहद प्रमुख घटक है, तो शहद जो है फ्रैक्टोज फल शर्करा का प्रमुख घटक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, तो मिर्च है इसकी तीक्ष्णता का कारण कैप्सोइसिन की उपस्थिति थी है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल, कैप्सोइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन और एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण प्याज का रंग लाल गुलाबी होता है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो है गाय के दूध का रंग जो है हल्का पीला होता है। कैफीन शराब उपस्थित रहता है, तो जो कैफीन शराब है वह चाय और कॉफी दोनों में उपस्थित रहता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। कैफीन शराब चाय और कॉफी दोनों में पाया जाता है। कैफीन एक कड़वी सफेद क्रिस्टलाभ एक्सेथाइलिन एल्केलाइड शराब है जो एक मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजक औषधि है। इसकी खोज जर्मन रसायन शास्त्री फ्रीडलिफ फर्डिनेंड रनगे ने 1819 में की थी। कॉफी, चाय, मृदु पेय, ऊर्जा पेय जैसे अति लोकप्रिय पेय पदार्थ में पाई जाती है। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, तो प्याज जो है सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ज्ञातव्य है कि प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होती है। यह एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फा ऑक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। प्याज में पाए जाने वाला सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। निम्नलिखित में कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है? तो जो मधुमक्खी है या बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा।
बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मधुमक्खियों के सूंघने की क्षमता कुत्तों में से अधिक होती है। तो जो मधुमक्खियां होती हैं, इनकी सूंघने की क्षमता कुत्तों से अधिक होती है। मधुमक्खी में श्रावण भी अधिक पाई जाती है, जिससे वे अपने लक्ष्य को आसानी से पा जाती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। एंजाइम यह किसी जो एंजाइम है यह किसी क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। कोलेस्ट्रॉल की अतिरिक्त मात्रा से हृदय वाहिका रोग, धमनियों में दृढ़ता या पक्षपात जैसी समस्या हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड्स है, कीटनाशी जो कीटाणुओं को नष्ट करते हैं, जैसे डीडीटी, मैलाथियान। विटामिन की खोज फंक ने किया था। जो विटामिन है इसकी खोज फंक ने किया था, सन 1911 में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें से कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट के बने होते हैं। तो जो औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट के बने होते हैं, तो यह मंड के, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट मंड स्टार्च के बने होते हैं, जो पेट में पहुंचकर आसानी से गल जाते हैं। तो असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संरक्षणीय रोग होता है। तो यह जो है मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका, सोमियासिस होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा सिस्टोसोमियासिस होता है। कॉपर टी का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है, तो इसका जो है रक्तस्राव का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। कॉपर टी एक गर्भ निरोधक युक्ति है, इसके लगाने से रक्तस्राव की समस्या आती है। निम्नलिखित में कौन मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो है पायरेथ्रम या मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो पायरेथ्रम है तो मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरों में गंधक, नीम की पत्तियां, नेप्था तथा पायरेथ्रम आदि का धुआं करने से मच्छर भाग जाते हैं। निम्न में से बेमेल का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो जो वेलियम है यह जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाता, जबकि अफीम, बार्बिट्यूरेट, कोकीन। तो वेलियम डायज़ोपाम दवा के वर्ग से है, जिसे बेंजोडायज़ेपाइन के नाम से बुलाया जाता है। इसका उपयोग घबराहट की बीमारियों, शराब के लक्षण से छुटकारा व मांसपेशियों के ऐंठन के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो आयोडीन प्राप्त होता है, तो आयोडीन जो है लैमिनारिया से प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। लैमिनारिया नामक समुद्री शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। आयोडीन तत्व की कमी से मनुष्य के गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है तथा व्यक्ति घेंघा रोग से ग्रस्त हो जाता है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने तथा ब्रेन ट्यूमर के इलाज में किया जाता है।